नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरों के साथ वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे कि एक दिन पहले तक अमेरिका ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर दोनों इलू इलू गा रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग उठा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान दोनों एक दूसरे पर हमला न करने की कसम खा रहे हैं। होर्मुज में तनाव बढ़ा तो अमेरिका बैकफुट पर आ गया, लेकिन ईरान का गुस्सा मिसाइल बनकर बहरीन पर बरसा है। सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी से ईरान ने ऐसा प्रहार किया कि 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और शेख ईसा एयरबेस हिल गया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और अमेरिकी फाइटर जेट्स को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद अमेरिका कहने लगा, हमें ईरान से प्यार है, ईरान बहुत अच्छा देश है। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी ठिकाने थर्रा उठे। खबर है कि खाड़ी में ज्यादा पिटने के कारण अमेरिका ने कहा है कि हमें मिलकर बातचीत करनी चाहिए, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। होर्मुज को लेकर कोई नया रास्ता निकालेंगे, लेकिन खबर है कि ईरान साफ साफ कह रहा है होर्मुज पर कोई बात नहीं होगी, होर्मुज ईरान का हिस्सा है। तो क्या दोहा में जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले ये मीटिंग रद्दी की टोकरी में जा चुकी है? क्या अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई होने वाली है या दोनों फिर से बातचीत के टेबल पर आएंगे? सो कॉल्ड बातचीत। मिडिल ईस्ट का भविष्य कल के बातचीत पर टिका है। अगर कल कोई रास्ता नहीं निकलता है तो एक चीज तय है, मिसाइलें जरूर निकलेंगी, बारूद जरूर निकलेगा और धमाका जरूर होगा। दिखाएंगे आपको इस खबर में क्या अपडेट है, दोनों देश इस वक्त कहां स्टैंड कर रहे हैं और कहां हमले हुए हैं। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह को लेकर ट्रंप की रणनीति के बारे में। अमेरिका ने देखा कि भाई इजराइल से काम नहीं हो रहा है या इजराइल किसी काम का है ही नहीं, तो हिजबुल्लाह को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई रणनीति बनाई। ट्रंप चाहते थे कि हिजबुल्लाह का हिसाब सीरिया और लेबनान करे। लेबनान को पैसे दिए और कहा कि अपनी मिलिट्री से हिजबुल्लाह को खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले ट्रंप चाहते थे कि इजराइल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, लेकिन जब इजराइल से सॉल्यूशन नहीं निकला तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे लेबनान से हाथ मिला लिया और कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बेहतर तरीके से लड़ सकता है। ट्रंप और अमेरिका को हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल और नेतन्याहू पर कतई भरोसा नहीं है, इसलिए काम ट्रंप इजराइल के पास से हटाकर सीरिया लेबनान को देना चाहते हैं। खबर है कि समझौते को डिरेल करने में हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक ओर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला बोला तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी आईडीएफ पर जमकर हमला किया। कुल मिलाकर कहें तो इन दोनों की वजह से अमेरिका अपने आप को फंसा पा रहा था। इसलिए हिजबुल्लाह को सफाया या हिजबुल्लाह को साफ करने के लिए नेतन्याहू के हाथ से जिम्मेदारी ले ली और लेबनान और सीरिया के हाथ में जिम्मेदारी दे दी और यह भी कहा कि हम आपकी आर्मी को भी मजबूत करेंगे और आपको हथियार और बाकी गोला बारूद भी देंगे। इसलिए सीरिया के बॉर्डर इलाके में इजराइल ने अब हमला कर दिया है। सीरिया ने इसे खतरा बताया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को सिरे से खारिज कर रहा है सीरिया। तो क्या ट्रंप को यहां भी झटका लगेगा? आखिर क्या है हिजबुल्लाह को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान, जानेंगे वर्ल्ड नाउ में। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में एक ऐसी खबर आपको बताएंगे, शायद ऐसी खबर आपने पहले कभी ना सुनी हो। धरती का एक इलाका जिसे वेनेजुएला कहते हैं, वहां 70,000 लोग लापता हैं। 65 से 70,000 के बीच का आंकड़ा बताया जा रहा है। कोई नहीं जानता 65,000 लोग कहां हैं। क्या वो गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, मलबे में दफन है, पाताल निकल गया, आसमान खा गया? वेनेजुएला सरकार भी ये आंकड़ा मान रही है कि 65,000 से ज्यादा लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं कि वो कहां हैं। जमीन के नीचे से अभी लोगों की आवाजें आ रही हैं। तबाही का मंजर भयावह है और आज तक जिंदगियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मैं इस चीज को और ज्यादा महसूस कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इससे पहले नेपाल का भूकंप आपको याद होगा। नेपाल में जब भूकंप आया था 2015-16 की बात है, उस वक्त नेपाल में ऐसी त्रासदी हुई थी। कई दिनों तक लोग मलबे में फंसे हुए थे, हजारों लोगों की जान गई थी। नेपाल की उस भूकंप त्रासदी को आज तक याद किया जाता है और वो रिपोर्ट मैं नेपाल में रह के कवर कर रहा था, तो मैं इस त्रासदी को समझ सकता हूं और इन लोगों के दुख को महसूस भी कर सकता हूं। और हां, यहां पर पूरी दुनिया आ चुकी होगी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे होंगे, जैसे कि नेपाल में भी हुआ था। नेपाल को पूरी दुनिया ने मदद भेजी थी, पूरी दुनिया से रेस्क्यू टीम नेपाल पहुंची थी और लोगों को ढूंढ रही थी। बताएंगे आखिर 65,000 लोग कैसे लापता हो गए वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। होर्मुज में मार कुटाई के बाद अमेरिका एक बार फिर इलू इलू करने लग गया। अमेरिका ने कहा ईरान एक अच्छा देश है और ईरान बातचीत के लिए तैयार है। संभव है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच कतर में द्विपक्षीय बातचीत होनी है। खबर है कि दोनों अब एक दूसरे पर हमला न करने की कसम खा रहे हैं
और कह रहे हैं कि हुर्मुज को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात आई कहां से? बहरीन में ईरान ने कैसी तबाही मचाई, उसकी तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर सामने आई है। जब बहरीन में धमाका हुआ तो अमेरिका इलू इलू करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि बहरीन में एक साथ स्वॉर्म ड्रोन से अटैक हुआ। हजारों की संख्या में यूएस एयरबेस पर ड्रोन्स का हमला हुआ, मिसाइल्स का हमला हुआ, जिसके बाद वहां पर सायरन बजने लगे। सायरन बजने के साथ ही पता चला कि ईरान ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि ईरान ने मिसाइलों से कैसे बहरीन को दहलाया, ड्रोन से कैसे हमला किया। खबर है कि ईरान ने दिन और रात दोनों में अमेरिकी बेस को टारगेट किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ईरान ने अपनी ताकत का एहसास कराया फिर से। Bro. Oh. तो ये वजह थी कि अमेरिका कह रहा है कि अब बातचीत से इस मसले का हल निकालेंगे। बहरीन God. के अलावा ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में भी हमले किए, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। बीते 17 जून को जब समझौता हुआ तो दोनों देश समझौते का पालन करने की बात कहते रहे, लेकिन होर्मुज को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। होर्मुज को लेकर सब कुछ कंफ्यूज नजर आया। ईरान को लगा कि अमेरिका ने होर्मुज पर पूरा अधिकार दे दिया है, लेकिन अमेरिका ने यह समझा कि उसने ईरान को क्लीन चिट दे दी है कि सारे जहाज बिना शुल्क के वापस निकलेंगे। बस यहीं से असल कंफ्यूजन शुरू हुआ। अमेरिका और आईएमओ ने ओमान की देखरेख में जहाजों को नए रास्ते से निकालना शुरू किया तो ईरान ने जहाजों पर हमले शुरू कर दिए, ड्रोन अटैक कर दिया और इसके बाद ही मिडिल ईस्ट में गदर पार्ट 2 की शुरुआत हुई। ईरान ने जहाज पर हमला किया तो अमेरिका ने ईरान पर दोबारा अटैक किया। फिर ईरान ने दूसरे दिन जहाज पर फिर हमला कर दिया तो अमेरिका ने दूसरे दिन भी ईरान पर बमबारी की और कार्रवाई जारी रखी। और उसके बाद ईरान को जब गुस्सा आया तो उसने बहरीन में कहर ढा दिया। कहते हैं बहरीन में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि अमेरिका तत्काल बातचीत की बात करने लगा और कहा कि हाँ, होर्मुज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, उसे बैठकर डील में बातचीत कर ली जाएगी। हालांकि बाद में ईरान भी इस बातचीत के लिए राजी हो गया और दोनों ने एक दूसरे के लिए कस्में खाई कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो आपने जो तस्वीरें देखी उससे अंदाजा लगाइए कि ईरान ने अमेरिकी बेस को किस तरह से धुआं धुआं किया और अमेरिका ने किस स्केल पर ईरान पर हमला किया। दरअसल ईरान और बहरीन की दूरी ज्यादा नहीं है। समंदर के हिसाब से देखें तो ईरान और बहरीन के यूएस बेस की दूरी मात्र 300 किलोमीटर के आसपास है। यानी होर्मुज का इलाका जो मिसाइल पार करेगा वो सीधे आकर बहरीन में गिरेगा। खबर है कि ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने सबसे पहले बहरीन में शेख ईजा एयरबेस को निशाना बनाया, जहां काफी तबाही मचाई। इस तबाही का विजुअल हम आपको दिखा चुके हैं। अब आप समझिए कि ईरान खूंखार क्यों हो गया और बहरीन पर इतना डेडली अटैक क्यों कर रहा था। मिसाइल से 3 मिनट में अटैक हुआ है शेख ईसा एयरबेस पर। ईरान से दूरी है तकरीबन 350 किलोमीटर। 2000 यूएस और बहरीन सैनिक मौजूद रहते हैं यहां पर F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती रहती है। यहां पर F-15 लड़ाकू विमान की तैनाती रहती है। बेस पर जासूसी विमान P-8A पोसाइडन भी मौजूद रहता है। हमले से पहले जो भी हथियार थे वो अब किस स्थिति में है ये फिलहाल पता नहीं है। ना तो अमेरिका इसके बारे में बता रहा है और ना ही सेंटकॉम कुछ कह रहा है। लेकिन ईरान का दावा है कि एयर बेस पर कई हथियार खाक कर दिए गए। ईरान ने सिर्फ शेख ईजा बेस को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। वहां पर कई अमेरिकी जहाज बेस पर मौजूद थे, जहां काफी नुकसान की खबर है। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका को उसने घुटने पर लाने का काम किया है। 5th नेवल फ्लीट को जान लीजिए, जो हेडक्वार्टर है, यह अमेरिका की बड़ी ताकतों में से एक मानी जाती है। मिसाइल से सिर्फ 2 मिनट में यहां पर अटैक हुआ है।
ईरान से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर है। 8000 अमेरिकी सैनिक यहां तैनात रहते हैं। कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां इंस्टॉल किया गया है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी यहां पर मौजूद हैं। कई फाइटर जेट्स बेस पर मौजूद रहते हैं। हमले के बाद कई को नुकसान की खबर आ रही है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हम पर करोगे तो मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा, और बहरीन में इसका सैंपल हमने दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने रख दिया है। उधर ईरान की बहरीन को चेतावनी है और कहा है कि उकसाया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने बहरीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे उकसाया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब आएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा कि बहरीन को अपनी सीमा में रहना चाहिए और ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिनसे ईरान को कठोर फैसले लेने पर मजबूर होना पड़े। ईरान का आरोप है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले के लिए किया जा रहा है। इसी के जवाब में ईरान ने हाल के दिनों में बहरीन के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया। हालांकि बहरीन इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसके क्षेत्र पर जो हमले हुए हैं वो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। यानी ईरान ने बहरीन को साफ शब्दों में कहा है, अपनी हद में रहो, नहीं तो ईरान का दिमाग कभी भी हिल सकता है। बहरीन कह रहा है कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं ईरान ने मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेस को इस तरह से उजाड़ा है कि अमेरिका घुटनों पर आ गया है और अब बात करने को तैयार है। दोनों देशों को फिलहाल वॉर में जाकर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, तो कह रहे हम बातचीत करेंगे। दोनों देश सहमत हो गए हैं कि बमबारी नहीं करेंगे और खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में तकनीकी स्तर पर भी बातचीत होगी। इसमें मुख्य रूप से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पर चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल दोनों पक्षों ने सैन्य हमले रोकने पर सहमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर कमर्शियल जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली गई तो अमेरिका ईरान का भूगोल बदल देगा। और उसके बाद अमेरिका ने 2 दिन तक बहुत ताबड़तोड़ हमले किए ईरान पर। हालांकि फिर दोनों देश अब डील की मेज पर आ चुके हैं। अमेरिका और ईरान में पिछले कुछ दिनों से बमबारी की खबर थी, लेकिन अब वो बमबारी आई लव यू में बदल चुकी है। दोनों देश कह रहे हैं अब बमबारी करके कोई फायदा नहीं है, अब क्या मिल के बैठ के बात कर लेते हैं। यह अकल तब आई है जब कतर की राजधानी दोहा में बातचीत होने वाली है, उधर बहरीन में बहुत बड़ा अटैक हो गया और अमेरिका ने भी ईरान में घुस के कतर मचा दिया। अब कतर में जो बातचीत होने वाली है उसमें मुद्दे क्या हैं ये भी देख लेते हैं जल्दी से। दावा किया जा रहा है कि बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी तकनीकी टीम के प्रमुख निक स्टीवर्ट हिस्सा लेंगे। इससे पहले अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वांस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस नेतृत्व में शामिल रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से उच्च स्तरीय राजनयिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद गालिबाफ, इसके अलावा मध्यस्थ के तौर पर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं। किन किन मुद्दे पर बात होने वाली है और हुआ क्या क्या है ये भी जान लीजिए जल्दी से। शर्त टकराव की वजह से खाड़ी में 17 जून को समझौता हुआ था, लेकिन जंग की शुरुआत हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन हुआ। मकसद था खाड़ी में तनाव कम करना, होर्मुज में सुरक्षित जोन बनाना। अब आर्टिकल 5 में क्या था, होर्मुज स्ट्रेट के लिए विशेष प्रावधान, 60 दिन तक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, किसी तरह की ट्रांजिट फीस नहीं, 30 दिन में माइंस और सैन्य बाधाओं को हटाने पर सहमति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य करने की योजना। ईरान की शर्त यह थी कि जहाज ईरान के तय शिपिंग कॉरिडोर से ही गुजरें और ईरानी तट के पास का ही रूट इस्तेमाल किया जाए। वैकल्पिक समुद्री मार्गों का इस्तेमाल ना करे कोई भी देश। दूसरा रास्ता बनाने की वजह से यूएस ईरान में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अगर कोई और खुला रास्ता मिला तो खतरा फिर भी संभव है। अमेरिका की आपत्ति क्या है कि जहाजों को रूट चुनने की आजादी होनी चाहिए, दक्षिणी कॉरिडोर भी खुला रहना चाहिए। इस इलाके में किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं है। ओमान के पास जो रास्ता है वो भी चालू रहे। विवाद इसलिए बढ़ा कि कई जहाज दक्षिणी कॉरिडोर से गुजर रहे थे क्योंकि आईएमओ और यूएन मिलकर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। ईरान ने कहा यह समझौते के खिलाफ है, हमें बगैर बताए तुम जहाज निकाल रहे हो। ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दिया।
सिंगापुर का जहाज जलकर खाक हो गया, जिसके बाद अमेरिका आग बबूला हो गया और अमेरिका ने ईरान में पलटवार कर दिया। फिर ईरान ने बहरीन के अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। 2 दिन तक लगातार दोनों ओर से हमले होते रहे, जिसके बाद खाड़ी में दोबारा जंग की शुरुआत हो गई। अब जब दोनों के नुकसान हो गया तो दोनों को अकल आई। अब दोनों कह रहे नहीं, बातचीत करना जरूरी है। अरे भाई, तो 2 दिन पहले बोल लेते बातचीत करना जरूरी है। 50 बॉम्ब खाकर अकल आई कि बातचीत करना जरूरी है। हमले को रोकने पर सहमत हो गए हैं। अगली बातचीत में कतर में जब बातचीत होगी तो दोनों देश किसी प्रभावी डील तक पहुंच सकते हैं। खबर है कि अमेरिका और ईरान में कतर के दोहा में वार्ता होगी। उसमें तय होगा कि अमेरिका और ईरान मिलकर कैसे जहाजों को सुरक्षित निकलने के लिए रास्ता देंगे। ईरान टोल बनाने पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कह रहा है नहीं, रूट फ्री होना चाहिए। ईरान कह रहा है ये ईरान की जागीर है, हमारा बपौती इलाका है। अमेरिका कह रहा है बाकी खाड़ी देशों का क्या होगा, क्या उनके लिए होर्मुज रास्ता नहीं है, ये किसी एक देश के हवाले नहीं किया जा सकता है। और इन सब के बीच पेंटागन ने ट्रंप के सामने एक प्लान रखा है। बार बार ईरानी हमलों की वजह से खाड़ी देश में स्थित अमेरिकी बेस को नुकसान हो रहा है और इन खाड़ी को इजराइल या कहीं और शिफ्ट करने की इन बेसिस को बात हो रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो खाड़ी के तेल का क्या होगा? और तेल नहीं होगा तो अमेरिका का खेल कैसे होगा? तो सारी बातचीत यहां अटकी हुई है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच कुछ निकल आता है, कोई सोल्यूशन हो जाता है, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं है, तो फिर इस इलाके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना सब वही पहले जैसा रहेगा। साल 2 साल की शांति रहेगी, फिर अमेरिका आएगा, फिर ईरान पर हमले करेगा। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि ईरान को लगता है जब तक उसके पास परमाणु बम नहीं होगा उसको अमेरिका मारता रहेगा, उस पर हमला करता रहेगा। तो वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। ये लोग वही चलते रहेंगे, फिर बोलेंगे तो 2.5 कोस ही चले, अब क्या फायदा। अमेरिका ईरान कतर में बातचीत करने वाले हैं ताकि जंग रोकी जा सके। इधर इजराइल भी नहीं मान रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक बना हुआ है। ट्रंप को इजराइल पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा और हिजबुल्लाह से लेबनान और सीरिया बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो क्या ट्रंप का भरोसा इजराइल से उठ गया है? पहले दुश्मनी और अब भरोसा खत्म हो जाना। क्या अमेरिका इजराइल की राहें जुदा हो रही हैं? इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है हिजबुल्लाह को लेकर। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ झड़प की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आईडीएफ की, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमला कर देते हैं और इसको आईडीएफ ने ही विजुअल को जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड कर रही है लेबनान के अंदर, जहां हिजबुल्लाह के साथ लगातार झड़प हो रही है। इजराइल लेबनान पर हमले लगातार जारी रखना चाहता है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म तो करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है अपनी टेरिटोरी बढ़ाने के लिए। अमेरिका यह बात जानता है और अमेरिका यह भी जानता है कि हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल नहीं रोकेगा। इससे ना तो हिजबुल्लाह का खात्मा हो पाएगा और न ही इजराइल को सोल्यूशन मिल पाएगा। तो ट्रंप ने एक मास्टर प्लान पर काम करने का फैसला किया, जिसमें नेतन्याहू को साइड लाइन कर दिया गया, इजराइल को साइड में बिठा दिया गया, लेबनान और सीरिया को लीड रोल दे दिया गया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर हिजबुल्लाह को वाकई खत्म करना है तो इजराइल तो नहीं कर पाएगा, सीरिया और लेबनान कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने शतरंज के बिसात पर वो चाल चली है जिसने तीनों देशों को चौंका दिया है। अमेरिका लेबनान को भारी भरकम हथियार, रसद, बारूद और पैसे देने जा रहा है। इसके जरिए लेबनान को ट्रंप ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करे और उसके खिलाफ अपनी आर्मी मजबूत करे, कि ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह एक दिन लेबनान पर कंट्रोल कर ले। उधर सीरिया को भी हिजबुल्लाह के खात्मे का ऑफर दिया गया है। अब ग्राफिक से समझते हैं कि आखिर प्लान क्या है ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का प्लान। इजराइल पर पहली बार खुली नाराजगी जाहिर की है। हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर लेबनान पर समझौता जो है वो किया जा रहा है। समझौते के तहत लेबनान को भारी भरकम हथियार देने की बात है। लेबनान मिलिट्री को मजबूत करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ प्लानिंग करने को कहा गया है। हिजबुल्लाह को साफ करने का क्लियर ऑर्डर है लेबनान और सीरिया को। इसके एवज में
अमेरिका बहुत बड़ी रकम सीरिया और लेबनान को देने जा रहा है वहां की आर्मी के लिए। लेकिन इसमें एक और किरदार है जिसके बारे में आपको भूलना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा किरदार है ईरान। और हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है? ईरान का। तो लेबनान और सीरिया मजबूत होंगे तो झटका किसको लगेगा? ईरान को। यानी ईरान से जंग तो नहीं लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान की घेरेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका सीरिया के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से निपटने की तैयारी कर रहा है। यानी आप हिजबुल्लाह ईरान भी आप इसे कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। हालांकि सीरिया ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना लेबनान में एंट्री नहीं करेगी। बीते दिनों एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इमारतें गिराए बिना कुछ नहीं कर सकते। अब यह जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहा हूं। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि उनका मतलब सीरिया की सैन्य कार्रवाई से था या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका से। बीते दिनों ट्रंप ने एक बयान भी दिया था, वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं। A little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, you know, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लान का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या हिजबुल्लाह और ईरान खामोश रहेंगे? अब बताते हैं आपको कि हिजबुल्लाह की प्लानिंग क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान सीरिया के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को साफ करने का प्लान बनाया। सीरिया ने बयान जारी कर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और कई सशस्त्र समूहों ने बैठक की। इसमें सभी ने साफ कहा कि सीरिया का लेबनान में सैन्य दखल करने का ना तो कोई इरादा है और ना इच्छा। लेबनान को भी सीरिया की ओर से भरोसा दिलाया गया कि सीरियाई सेना सीमा पार नहीं करेगी। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप की बातों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा गया कि सीरियाई सेना तुरंत लेबनान में एंट्री करेगी। शरा ने बताया कि दोनों देशों में बातचीत हुई, इस पर हुई कि सीरिया क्षेत्र में शांति कैसे कायम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि वहां सेना भेजना चाहते हैं। हमारा फोकस आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर है, ना कि सैन्य दखल पर है। तो सीरिया ने साफ कह दिया जंग नहीं लड़ेंगे, लेबनान को सहयोग चाहिए तो हम करेंगे। हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने से सीरिया ने साफ इनकार कर दिया है। सीरिया ने कहा है कि जंग नहीं लड़ेंगे, हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की कहने की वजह से हम जंग नहीं करने वाले। हमारा पहला काम सीरिया को और ज्यादा मजबूत करना है। हिजबुल्लाह के लिए लेबनान को हम बाहरी सहयोग देंगे। सीरिया भी हिजबुल्लाह के मुद्दे पर जंग नहीं लड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि अगर अमेरिका को जंग लड़ने की इतनी ख्वाहिश है तो बेशक अमेरिका आजमा ले। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिका के इस डील पर नाराजगी जताई है। और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनानी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की डील को लेबनान की जमीन पर लागू करती है, अप्लाई करती है, तो पूरे लेबनान को जलाकर खाक कर देंगे। यानी डायरेक्ट चुनौती इजराइल और अमेरिका को। शायद पर्दे के पीछे से ईरान का सपोर्ट हो, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी माना जाता है। यानी इस तरफ भी, इस पार्ट में भी गेम पूरी तरीके से उलझ चुका है। अब आपको बताते हैं उस देश के बारे में जहां एक झटके में 65 से 70 हजार लोग गायब बताए जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। बर्बादी का मंजर कितना खतरनाक, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। 65 से 70 हजार लोग लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा कितने हजार तक जाएगा ये सरकार भी नहीं बता पा रही है। हर तरफ चीख पुकार मचा हुआ है। अपनों को खोने का दर्द और समय के साथ उम्मीद तोड़ती जिंदगी, हर तरफ आफत है। मलबे में अब भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, जो अपनों की तलाश में लगे हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखाते हैं
वेनेजुएला की मलबे के नीचे दबी जिंदगी को बाहर निकालने के लिए भारी भरकम मशीनें, क्रेन 24 घंटे चलाई जा रही हैं। दुनिया भर से रेस्क्यू रिलीफ टीम वेनेजुएला पहुंची है। भारत से भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू रिलीफ के लिए वेनेजुएला पहुंची है। वेनेजुएला में भारत ने एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी सेटअप किया है। आपदा के बाद से अब तक 72 से 90 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर भूकंप जैसे आपदा में, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, इसलिए मलबे के नीचे फंसे लोगों के परिवारों की धड़कन तेज हो रही है। अभी लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी है। खबरों की माने तो 65-70 हजार लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।